हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी आवर पास्ट वन की जो हिस्ट्री की सीरीज हम लोग चल रहे हैं उसके हम लोग चैप्टर 3 में आ चुके हैं। और चैप्टर 3 को हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की था कि यहाँ पर जैसे हड़प्पा पाया गया है, इस तरीके के शहरों की हमने बात करी है ना। उन शहरों का जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर था है ना, सिटाडेल होता था, लोअर टाउन होता था, किस तरीके की वहाँ पर ब्रिक्स पाई गई, कैसा वहाँ का एक टाउन प्लानिंग था, किस तरीके के घर होते थे है ना, किस तरीके के वहाँ पर जो है वो लोग रहते थे है ना। टॉयज़ के बारे में हमने बात करी, टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं वहाँ पर, हमें सील्स वगैरह मिली हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितना हम लोग आज इसको कवर कर पाते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी अगर आपको कमी लगती है या किसी भी और तरीके से अगर इन वीडियोस को इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। ठीक है, कि हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हड़प्पा के शहरों में बनाई जाती थी या वहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, हड़प्पन सिटीज़ का मतलब है सिर्फ हड़प्पा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने शहर का जिक्र किया था पिछले पार्ट में, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया है ना, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, इस तरीके के सभी शहरों की एक कॉमन फीचर की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई हैं वो किन किन चीज़ों से बनी थी। देवर मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई हैं। शेल की बनी है, शेल मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, शंख कहते हैं, सीप कहते हैं है ना, उससे बनी है। मेटल्स की बनी है। अब कौन कौन से मेटल्स यहाँ पर यूज़ होते थे, देखिए कॉपर यूज़ होता था, ब्रॉन्ज यूज़ होता था, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स यहाँ पर यूज़ होते थे। और एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ब्रॉन्ज का यूज़ भी होता था। ठीक है, ब्रॉन्ज अपने आप में कोई प्योर मेटल नहीं है। ठीक है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। ठीक है, कॉपर और टिन का अलॉय होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि हड़प्पन्स को, ठीक है, हड़प्पन्स को जो है वो एलॉयज़ की जानकारी भी थी। ठीक है, एलॉयज़ की हिंदी में जिसको कहते हैं मिश्र धातु, तो मिश्र धातु की भी इनको जानकारी थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज का एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, अब कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल जो है वो टूल्स बनाने के लिए किया जाता था, वेपन्स बनाने के लिए करते थे, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए किया जाता था। और गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ जो है वो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कंपेयर टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा प्रीशियस मेटल उस समय भी रहे होंगे, इसीलिए इनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए किया गया है। टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, और जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स यहाँ से मिले हैं वो हमें बीड्स मिले हैं। ठीक है, बीड्स मतलब मनके है ना, बीड्स मिले हैं। वेट्स मिले हैं, वेट्स मतलब किसी चीज़ को वे करने के लिए है ना, जिसको वजन बोलते हैं, वो यहाँ पर मिले हैं। और ब्लेड्स, ठीक है, ब्लेड्स मतलब जैसे इस तरीके की कुछ काटने के लिए, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर करने के लिए ब्लेड्स भी मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ऊपर इस इमेज में वेट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये पत्थर के बने हुए वेट्स हैं, और आप ये देख सकते हैं कि ये कितने प्रिसाइज हैं है ना, मतलब इनका जो शेप वगैरह है वो आप देख सकते हैं कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट यहाँ पर शेप बनाया गया है। और इस तरीके के जो वेट्स हैं वो किससे बनाए गए हैं, एक खास तरीके का पत्थर हुआ करता है जिसका नाम था चैट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैट के ये वेट्स बनाए गए हैं। और प्रोबेबली इनका इस्तेमाल जो है वो प्रीशियस स्टोन्स या मेटल्स को वे करने के लिए होता होगा है ना, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर ये जो इमेज में दिखाया गया है, दीज आर बीड्स। ठीक है, और ज़्यादातर बीड्स जो है वो किसकी बनी है, दे आर मेड अप ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन है, उससे बनी है बीड्स। और स्टोन को जो है वॉज कट, shaped, polished and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it। ठीक है, तो बेसिकली स्टोन से ये कैसे बनी है बीड्स, स्टोन को पहले काटा गया है, पत्थर को काटा गया है, उसको शेप दिया गया है, पॉलिश किया गया है, और फाइनली उसमें एक होल कट किया गया है सेंटर से, ताकि उसमें स्ट्रिंग या धागे को पिरोया जा सके है ना। तो उस तरीके से ये बीड्स बनाई गई हैं। और यहाँ पर हमें जो है वो स्टोन ब्लेड्स देखने को मिल रही हैं। स्टोन ब्लेड्स का यूज़ क्या होगा है ना, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करेंगे ब्लेड्स का, तो वो भी यहाँ पर है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं कि स्टोन्स की, पत्थर की ही बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात की गई है सील्स की। अब देखो पत्थर से ही सील्स भी बनी है ना। पिछले हमने लेक्चर में सील्स का जिक्र किया था, मैंने आपको दिखाई भी थी
है ना। और सील्स जो है वो आप ये भी याद रखिएगा कि सील्स जो है वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप की हैं, ठीक है, हमेशा नहीं, बट ऑब्वियसली या ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि जो सील्स वहाँ पर मिली है वो रेक्टेंगुलर शेप की पाई गई हैं। और जनरली उनमें एक एनिमल जो है वो कार्व्ड है, मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, पिछले पेज में दी गई है, ठीक है। देखिए ये है वो सील, ठीक है, जनरली आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप की है, वैसे ये तो खैर परफेक्ट मतलब रेक्टेंगल शेप की है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर लग रही है वैसे, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप की है। इसमें ऊपर के एरिया में ये कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है जो मैं आपको बताया था कि अभी तक कंप्लीटली डिसाइफर नहीं की जा चुकी है कि ये क्या लिखा है। और नीचे इन सील्स में एक कॉमन फीचर होता है कि इनमें एनिमल्स जो है वो कार्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अबाउट द सील्स। इसके बाद हड़प्पन्स जो है वो कुछ पॉट्स भी बनाते थे, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स जिनमें होता था। और ऐसा जो है वो पेज 6 में दिया गया है, मैंने शायद इसका यहाँ पर एक इमेज भी ली है, देखिए इस तरीके का, ये वही मैंने जो पेज 6 में है ना, जो फर्स्ट चैप्टर में दी गई है वहीं से मैंने इसकी इमेज ली है। तो इस तरीके के पॉट्स बनाए गए हैं जिनमें यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन से बने हुए दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के पॉट्स भी ये लोग बनाया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2, यानी कि आपने चैप्टर 2 में जिन विलेजेस का के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या वहाँ पर मेटल्स का यूज़ होता था, और क्या स्टोन का यूज़ वेट्स बनाने के लिए भी किया जाता था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कॉटन का। कॉटन एक वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कपड़ा बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे, है ना। और कॉटन के हमें एविडेंस जो है वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। लगभग 7,000 साल पहले कॉटन के एविडेंस जो है वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। और एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में हमें एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ, यानी कि आप क्लॉथ के इस्तेमाल के एविडेंस जो हैं वो यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। एक सिल्वर वास यानी कि एक सिल्वर का आप बर्तन कह सकते हैं, वेसल कह सकते हैं, उसकी लिड में, उसका एक ढक्कन, उसके लिड पर जो है वो क्लॉथ पीस अटैच्ड मिलता है ना। और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं मोहनजोदड़ो में जो पाए गए हैं, वहां पर भी कॉपर क्लॉथ जो है वो मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉटन का इस्तेमाल करके क्लॉथ बनाया गया और क्लॉथ के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वो स्पिंडल होल्स भी मिलते हैं। स्पिंडल होल्स का मतलब होता है चरखा, ठीक है, जिसमें जो कपड़ा है ना, उसको चरखे को काता जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है, मतलब ये कॉटन को काता जाता है ना, रुई को, कपास को काता जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो उस तरीके के ये जो स्पिंडल होल्स हैं ये भी पाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्पिंडल होल्स हैं वो किस चीज़ के बने थे ये भी आपको ध्यान रखना है। टेराकोटा के बने थे, टेराकोटा एक तरीके की मिट्टी है, टेराकोटा के बने हैं। और फैंस के बने हैं, ठीक है। ये फैंस बेसिकली क्या, और देखिए इसका मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल जो है, इस तरीके के स्पिंडल होल्स का इस्तेमाल स्पिन थ्रेड, ठीक है, थ्रेड जो होता है, धागा जो है उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अब ये फेन्स बेसिकली क्या है, देखो, जैसे कि स्टोन और शेल जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। फेन्स एक ऐसा मटेरियल है विच इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये ध्यान रखिएगा कि फेन्स एक नेचुरल मटेरियल नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल, ठीक है। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। गम का इस्तेमाल करके जो सैंड है, जो रेत है, उसको शेप दिया जाता है, और जो क्वार्ट्ज है उसको पाउडर किया जाता है इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया और इसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स को ग्लेज किया गया, ठीक है। ग्लेज करने का मतलब है कि इनके ऊपर किसी तरीके की एक मतलब कोटिंग सी की गई है, ठीक है, ताकि ये इनकी जो सरफेस है, जो सतह है, वो काफ़ी शाइनी, चमकदार हो जाए, है ना, एक ग्लासी फिनिश उसमें आ जाए, है ना, जिसको ग्लॉस भी आप कहते हैं, जैसे आजकल होता है ना ग्लॉस फिनिश, तो उस तरीके की ग्लॉसी फिनिश या ग्लॉस फिनिश इसमें मिल जाए। और इसमें जो कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था ग्लेज में, वो यूजुअली या तो ब्लू या फिर सी ग्रीन तरीके के कलर होते थे। अब ये जो मटेरियल है दैट इज फेंस, इसका इस्तेमाल किया जाता था बीड्स यानी कि वही मनके बनाने के लिए, बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ, कड़े, उस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए, ईयररिंग्स बनाने के लिए, और टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मटेरियल फेंस। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, कैसे बनाया गया, ठीक है, गम का इस्तेमाल करके सैंड को शेप दिया गया, उसको फिर क्वार्ट्स को पाउडर किया गया इनटू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को ग्लेज किया गया, ठीक है, उससे शाइनी सरफेस बनी, ग्लासी सरफेस बनी, और जो कलर्स का इसका इस्तेमाल किया गया है वो आपका नॉर्मली ब्लू कलर है या सी ग्रीन कलर है, और उसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में हुआ है, ठीक है, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स और छोटे बर्तन वेसल्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें यह लिखा गया है कि ज़्यादातर चीज़ें जो बनाई गई हैं वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं, ऐसा उनको देख के लगता है, क्योंकि जितने आप कह सकते हैं कि
मतलब खूबसूरती के साथ या जितनी फाइननेस के साथ वो चीज़ें बनाई गई है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता। ठीक है, तो वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई गई है। और स्पेशलिस्ट कौन होता है? कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक तरीके के काम को करने के लिए ट्रेन किया गया हो। जैसे कि वो एक तरीके का काम हो सकता है कटिंग स्टोन, है ना, पत्थर को काटने की जो कला है उससे मूर्तियां वगैरह बनाना, वो एक तरीके के स्पेशलिस्ट का काम है। या जो बीड्स हैं उनको पॉलिश करना, वो भी कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। जो सील्स हैं उनको कार्व करना, सील पर वो कलाकृतियाँ बनाना, उस पर जो स्क्रिप्ट है वो लिखना, या उस पर एनिमल कार्व करना, वो किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ठीक है, ये सारा काम किसी स्पेशलिस्ट ने किया हुआ है, ऐसा लगता है। अब इसके बाद देखिए, पिछले पेज पर एक और इमेज या इलस्ट्रेशन दिया गया है। वहां पर हमें एक ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस ओल्ड मैन का फेस आप देखिएगा कि कितने ब्यूटीफुली उस ओल्ड मैन के फेस को कार्व किया गया है, और कितने केयरफुली उसकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो दिखाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम, ये चीज़ें देख के हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, किसी एक्सपर्ट शिल्पकार का काम है। कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस तरीके की, आप कह सकते हैं कि मतलब फाइननेस के साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो इस इमेज की बात यहाँ पर कर रहे थे। आप देख सकते हैं दिस इज अ बियर्डेड मैन या बियर्डेड ओल्ड मैन की ये फोटो है। किस तरीके से इसके शरीर पर ये जो एक मतलब एक कपड़ा सा कुछ ओढ़ा हुआ है, इसने इस तरीके का डिपिक्ट किया गया है ना। इसकी बियर्ड आप देख सकते हैं कि कितने मतलब केयरफुली और कितनी खूबसूरती से इसकी बियर्ड जो है वो कार्व की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाता है कि इस तरीके का काम करने के लिए ज़रूर कोई स्पेशलिस्ट रहा होगा। ठीक है, ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि हर कोई जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसके बारे में कोई खास एविडेंस नहीं है कि क्या सिर्फ आदमी लोग जो थे, जो मेन थे, सिर्फ वही स्पेशलिस्ट थी, या जो विमेन है सिर्फ वही स्पेशलिस्ट थे। ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो परहैप्स हम ये मान सकते हैं कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही जो है वो स्पेशलिस्ट रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। इसके बाद आगे बात करते हैं, अब रॉ मटेरियल्स की सर्च होगी। ठीक है, अब देखिए रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल्स क्या हैं? रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो या तो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी, है ना, या फिर किसी मेटल के जो ओर्स हैं, अयस्क है, यानी कि जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, है ना, जिसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होती है, उसको कहते हैं मेटल ओर्स। तो ये चीज़ें तो नेचुरली पाई जाती हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, वो भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं। अब रॉ मटेरियल का जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उनका इस्तेमाल करके, है ना, उनको प्रोसेस करके हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। जैसे कि कॉटन, है ना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल समझने के लिए। और कॉटन कोई नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल नहीं है, इसको फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा रॉ मटेरियल या कच्चा माल है जिसका हम प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? कपड़ा, क्लॉथ। ठीक है, अब कुछ जो रॉ मटेरियल्स हड़प्पन्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे, वो कुछ तो ऐसे थे जो लोकली अवेलेबल थे, है ना, मतलब उनको अपने ही शहरों में मिल जाते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कॉपर, ठीक है, टिन, गोल्ड, सिल्वर या कुछ और प्रीशियस स्टोन्स, उनको कहीं दूर दराज की जगहों से मंगाया जाता था। है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रूरल क्लास होती थी, है ना, रूरल क्लास, वो क्या करती थी? लोगों को दूर दराज भेजती थी इस तरीके के सामान इकट्ठा करने के लिए, है ना। तो उसी तरीके का सामान की जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। अब इनको देखो चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती थी उसका भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है। यूपीएससी ने इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो प्रोबेबली जो कॉपर है वो आता था प्रेजेंट डे राजस्थान से। ठीक है, और इवन फ्रॉम ओमान, जो वेस्ट एशिया में एक देश है दैट इज ओमान, वहाँ से भी माना जा सकता है कि कॉपर आता था। अब टिन का इस्तेमाल करके, मैंने बताया कि टिन को कॉपर में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है, मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान। तो टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड जो है वो साउथ से आता था, प्रेजेंट डे जो कर्नाटक का रीजन है वहाँ से आता था गोल्ड। और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो प्रेजेंट डे के गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान से आते थे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ आप कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल्स के सोर्स हैं कि कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल मिला करता था, उसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बात की गई है अबाउट द फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, कि अब शहरों में जो लोग हैं उनके लिए फूड कहाँ से आता था, है ना। देखिए, ज़्यादातर लोग तो जो है उस समय के जो शहर हुआ करते थे वहाँ पर रहते थे, और बाकी लोग जो कंट्री साइड में रहते थे, कंट्री साइड मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं, आप कह सकते हैं जो शहर के एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो लोग रहते थे वो फसल उगाया करते थे, क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स पालते थे। ठीक है, जानवरों को पालते थे।
अब ये लोग कौन थे? फार्मर्स थे, हर्डर्स थे। तो यही लोग जो हैं, जो शहरों में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, जो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो लिखना जानते थे, है ना, जो सील बनाने में मदद करते थे, और जो रूलर्स थे, उनको शहरों में खाना प्रोवाइड करने का काम या उनको फूड सप्लाई करने का काम इन फार्मर्स और हर्डर्स का हुआ करता था। ठीक है। अब हमें जो हड़प्पा से, है ना, या जो मतलब इस रीजन से पूरे हमें जो प्लांट्स के रिमेन्स या अवशेष मिले हैं, वहां से हमें ये पता लगा है कि इस समय कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी। ठीक है, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस, पीस, पीस मतलब मटर, ठीक है, राइस, सिसमे, लिनसीड, मस्टर्ड, इस तरीके की चीज़ें जो है वो वहाँ पर क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक नए टूल का जिक्र है, प्लॉ। प्लॉ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको कहें हल। ठीक है, हल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, और इसका इस्तेमाल होता था जमीन खोदने के लिए। ठीक है, ताकि मिट्टी जो है उसको थोड़ा सा लूज बनाया जा सके, और वहाँ पर जो सीड्स हैं, है ना, किसी भी फसल कब होगी? जब उसके सीड्स या बीज बोए जाएंगे। तो बीज बोने के लिए जो मिट्टी को थोड़ा सा लूज किया जाता है, ढीला किया जाता है, उसके लिए ये प्लॉ का इस्तेमाल, हल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जो असली प्लॉ होते थे, जो वाकई में फील्ड्स में इस्तेमाल होते थे, वो ये मान रहे हैं कि ये वुड के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, तो इसलिए वो इतने समय से सरवाइव नहीं कर पाए हैं। तो हमें ये प्लॉ इस्तेमाल होता था, उसका एविडेंस कहाँ से मिला है? हमें कुछ टॉय के मॉडल्स जो हैं वो मिले हैं प्लॉ के। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती थी। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ इरिगेशन जो है, सिंचाई का भी कुछ ना कुछ व्यवस्था यहाँ पर होगी, है ना। तो दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इसका मतलब यही है कि पानी की कुछ व्यवस्था होगी, कहीं पर वाटर स्टोर किया जाता होगा, और उसके बाद जब प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उस समय पानी को फील्ड में सप्लाई भी किया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स जो हैं जिनको हड़प्पन्स रियर करते थे, पालते थे, जैसे कि कैटल हो गए, शीप, गोट, बफेलो, है ना, इस तरीके के एनिमल्स जो है वो पाले जाते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। ठीक है, जहाँ पर लोगों के घर हैं उसके आसपास वाटर के सोर्सेज पाए गए हैं। पास्चर्स, पास्चर्स मतलब जो ये होते हैं घास के मैदान, वो पाए गए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जानवर हैं, है ना, जो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर हर्बीवोरस एनिमल्स। तो इन हर्बीवोरस एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए घास चाहिए, है ना। तो घरों के आसपास जो है, सेटलमेंट्स के आसपास इस तरीके के पास्चर जो है वो भी देखने को मिले हैं। अब कभी ऐसा होता होगा कि जब समर के महीने हैं, जब गर्मियों का समय है, जिस समय पानी कम है ना, वेदर ज़्यादा ड्राई है, तो उस समय पर जो ये लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स हैं वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो उस समय होता होगा कि उनके आसपास के जो ये घास के मैदान हैं, जो पानी है वो कम हो जाता होगा, खत्म हो जाता होगा, तो फिर इनको कहीं दूर जगह ले जाया जाता होगा इन जानवरों को, ताकि इनको वहाँ से जो खाना है, जो पानी है, वो मिल सके। ठीक है। इसके बाद ये इस तरीके के फ्रूट्स जैसे कि बेर, ठीक है, इनको भी, ये बेर जैसे फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप, है ना, एंटीलोप मैंने आपको बताया कि एक तरीके से डियर जो होता है, ठीक है, डियर मतलब हिरन, उसी की एक तरीके की प्रजाति है ये एंटीलोप। ठीक है। तो इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स को भी ये लोग मारा करते थे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अच्छा, पिछले चैप्टर में, ये सॉरी, पिछले पेज पर एक और इमेज दी गई है, वो भी मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, ये एक कार्ट है। ठीक है, मतलब ये रियल कार्ट नहीं है, ये एक कार्ट का मॉडल है। ठीक है, टॉय टाइप का आपको दिख रहा है। तो मतलब इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर कभी लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता होगा, तो इस तरीके के कार्ट्स का इस्तेमाल ये लोग करते होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिकली एक सील भी दिखाई दे रही है, और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सील है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है जनरली। तो ये वाली सील भी आपको जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है। यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स जो है वो कार्व किए हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके की सील जो है वो देखने को मिली है। तो इसके बाद यहाँ पर इनका एक सवाल ये है कि कैन यू सजेस्ट व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर। ठीक है, हड़प्पन्स जो है वो किस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते होंगे। एंड डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशंस ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स। क्या आपने पिछले चैप्टर्स में कहीं पर व्हील्ड व्हीकल्स, यानी कि ऐसे व्हीकल्स, ऐसे वाहन जिसमें नीचे से व्हील लगा हुआ है, क्या उसका कहीं पर आपने कुछ देखा उस तरीके का? तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत बेसिक सवाल हैं, लेकिन अगर आप इनको साथ साथ करते चलेंगे ना, तो मैं, मेरी बात को आप यकीन मानिए कि आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलिए,
तो फिलहाल हम लोग इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अभी छोटा सा पार्ट इस चैप्टर का और बचा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, हड़प्पा के कुछ टाउन्स का जिक्र है गुजरात में, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे और बात करेंगे कि ये हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है ये कैसे खत्म हुई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ थ्योरीज हैं अलग अलग लोगों की, थोड़ा सा उनका मेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। वी विल जस्ट स्टिक टू द लेवल ऑफ क्लास 6, क्योंकि धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें चीज़ें और समझ में आएंगी। बट मेरा कहना यही है कि जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि वो बहुत बेसिक है, बट आप लोग उन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें और बीच बीच में रिवाइज ज़रूर करते रहें, सो दैट कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है, हमारी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा कंसोलिडेट होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस सेशन को इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपको ये सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं इनकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जा सकते हैं और वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इन नोट्स का ये फ़ायदा है कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी, तो आप उनको क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुद से नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप पर जाके इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अगर कुछ फीडबैक आपकी तरफ से है तो वो भी ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।